हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 3 और इसके पहले सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में सम प्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? ऑप्शन ए है लॉरेंस कोहलबर्ग, बी है जीन पियाजे, सी है लेवाइगोस्की, डी है हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवाइगोस्की। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को जेटपीडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे निकट विकास का क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसे ढांचा भी कहते हैं और पाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क के नवनीतता सम प्रत्यय क्या सुझाता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बी है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। तो ये गलत है क्योंकि सभी बालकों में विकास विभिन्न दरों से होता है। सी है केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, जबकि बाल विकास जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करती है। और यहाँ पर शब्द है केवल, केवल जो है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, जिसका आप ध्यान दीजिएगा। डी है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यही सही है। तीसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। ऑप्शन ए है का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर है नहीं, इसलिए गलत होगा। बी है एक जटिल तरीके की पारस्परिक द्वारा विकास को रूप देते हैं। सी है कभी पारस्परिक नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते, इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है विकास पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही, तो जहाँ पर मेरे दोस्तों बहुत ही आ जाए, केवल आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसलिए भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत एक जटिल तरीके की पारस्परिक द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न है, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डॉट से पता है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक सामाजिकरण दिया है ये प्राथमिक सामाजिकरण से ही इसका मतलब है। और जो बालक का प्राथमिक सामाजिकरण होता है तो वो कौन से पाठ से उसे पता चलता है, प्रश्न ने यही कहा है। ऑप्शन ए है विद्यालय, बी है माता पिता, सी है मीडिया, डी है अखबारों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता। विद्यालय, मीडिया, अखबारों ये सब द्वितीय सामाजिकरण की संस्था के अंतर्गत आता है। पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था का जो एज होता है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो एज होता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष। और प्रश्न यही कहा है कि इस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठवां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है संचालन, बी है स्कीमा, सी है सहज क्रियाएं, डी है संप्रत्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कीमा। और स्कीमा का जो सिद्धांत दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है। सातवां प्रश्न है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की की स्पष्ट रूप से डॉट ही महत्व पर जोर देते हैं। ऑप्शन ए संस्कृति, बी है परिपक्वता, सी है नकारात्मक प्रतिपुष्टि, डी है पुनर्बलन। लेवाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है मेरे दोस्तों, इसीलिए लेवाइगोस्की की स्पष्ट रूप से सांस्कृति ही महत्व पर जोर देते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिकता की तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? ऑप्शन ए है पीएफ स्किनर, बी है हार्वर्ड गार्डनर, सी है लॉरेंस कोहलबर्ग, डी है लेवाइगोस्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 3 क्रम में इसे सुझाया था। 9वां प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिकथन आर कहता है, एक अध्यापक माहौल में विद्यार्थी विज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो है सही है आर, और यहाँ पर दिया है जांचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 10वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए है पक्षपात मानदंड, बी है गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सी है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, डी है बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षपात मानदंड जो है ये बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करता है।
11वां प्रश्न है लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा। ऑप्शन ए है चिंतन में बाधक है, बी है चिंतन को सुशासित करती है, सी है चिंतन को सुशासित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, डी है का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव डालता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेवाइगोस्की के अनुसार जो भाषा है वो चिंतन को सुशासित करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िवादिता, बी है समावेशी उपागम, सी है जेंडर समानता, डी है खोजी उपागम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि इन्होंने लड़कियों के लिए गृह विज्ञान कहा है और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा कहा है। तो यहाँ पर लड़कियाँ और लड़कों के बीच भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियाँ भी तो शारीरिक शिक्षा ले सकती हैं या लड़के भी गृह विज्ञान पढ़ सकते हैं। यहाँ पर असमानता लड़के और लड़कियों में दिखाई गई है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। 13वां प्रश्न है कक्षा में विविधता अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में डॉट है। ऑप्शन ए है समस्या, बी है समाधान, सी है रुकावट, डी है बाधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाधान। विविधता का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसका धर्म आदि सब अलग अलग हो। तो यहाँ पर प्रश्न ये कहता है कि अगर कक्षा में विविधता वाले बच्चे हैं तो अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में वो समाधान होगा, ना कि समस्या, रुकावट या फिर बाधा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। ऑप्शन ए है सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, तो ये गलत होगा। बी है सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षकों, तो जहाँ पे विशिष्ट शिक्षकों की बात की जाए वो भी टैग वर्ड होता है, इसलिए भी गलत होगा। सी है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, डी है मानकीकृत परीक्षण। यहाँ पर देखिए मानकीकृत है और मानकीकृत जैसे वर्ड निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन अधिगम का रूप बन जाता है। 15वां प्रश्न है अभिकथन ये कहता है किसी नए सम प्रत्यय के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेशों को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभिकथन आर कहता है सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। यहाँ पर है बाधा पैदा करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अभिकथन ए में है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए सही होगा। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। 16वां प्रश्न है वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाता है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, बी है उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, सी है विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रम स्थापित करना, डी है एक साक्षी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रम को स्थापित करने की बात की जा रही है। यही जो है वो वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों और सफल समायोजन में बाधा बन जाएगी। यहाँ पर है बाधा, इस चीज का जब भी आप एग्जाम में बैठे तो ध्यान दें। 17वां प्रश्न है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले। ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। यहाँ पर है एक जैसे, तो सभी विद्यार्थी एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। बी है विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना, यहाँ पर है विशिष्ट विद्यालय, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी है विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील, यहाँ पे अति क्रियाशील है इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। 18वां प्रश्न है कमंतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कमंतर दृष्टि से मतलब है जिन विद्यार्थियों को कम दिखाई देता है। ऑप्शन ए है कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, बी है इन विद्यार्थियों को पृथककरण किया जाए, तो ये गलत होगा क्योंकि विद्यार्थियों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सी है बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थित कर दी जाए, तो बात ये की जा रही है कि जो बोर्ड है उससे काफ़ी दूर उनकी सीट कर दी जाए, इसलिए भी गलत होगा। एक तो उन्हें कम दिखाई दे रहा है, ऊपर से आप उनको दूर बैठाने की बात कर रहे हैं। डी है केवल दृष्टि प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पढ़ाया जाए, इसलिए भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। 19वां प्रश्न है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में क्या सही है। ऑप्शन ए है वे अयोगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, बी है वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, ये नहीं होगा। सी है उनमें सभी सुनने की अति सहनशीलता होती है, ये भी गलत है। डी है वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अयोगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। जो विद्यार्थी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार ADHD से पीड़ित हैं और जो विद्यार्थी ADHD से पीड़ित होते हैं वो बहुत ही शांत रहते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है और वो कोई भी काम करते हैं बहुत धीमी गति से करते हैं, यही सब उनको प्रॉब्लम रहती है।
20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन ए है जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। ये गलत होगा क्योंकि वो विद्यार्थी जो है वो प्रतिभाशाली है, उन्हें अतिरिक्त समय दें, ये सही नहीं है। बी है बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, ये भी नहीं होगा। सी है स्वचयनित उच्चकरण चिंतन कार्य सौंपना, ऑप्शन सी यही सही होगा। 21वां प्रश्न है, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए ऑप्शन ए है किसी भी तरह के बाहर निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरक की जरूरत है। बी है किसी भी तरह के बाहर निर्देशन या अभिप्रेरक की जरूरत नहीं है। सी है बाहर निर्देशन की जरूरत है लेकिन किसी भी तरह की अभिप्रेरक की जरूरत नहीं है। डी है किसी भी स्रोत से बाहर निर्देशन की जरूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि कोई बच्चा बांसुरी बजाना सीख रहा है या फिर शतरंज खेलना सीख रहा है तो किसी भी तरह से बाहर निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरक की जरूरत होती है उस बच्चे को। बाहर निर्देशन से मतलब हो जाता है कि बच्चा किस तरीके से बांसुरी बजाएगा उसे कोई व्यक्ति सिखाएगा, वो बाहर निर्देशन होगा। आंतरिक अभिप्रेरक का मतलब है किसी बच्चे या फिर कोई व्यक्ति जो वो सीखना चाह रहा है उसके अंदर से ही उसमें रुचि उत्पन्न हो। 22वां प्रश्न है, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन ए है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, कि यहाँ पर है केवल शब्द, ये निगेटिव टैग होता है इसलिए गलत हो जाएगा। बी है केवल अध्यापक द्वारा शब्दों को दोहराकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी है निष्क्रिय नकल द्वारा, यहाँ निष्क्रिय नकल है इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने आस पड़ोस के पारस्परिक द्वारा जो विद्यार्थी है वो सर्वाधिक तरीके से सीख पाएंगे। 23वां प्रश्न है, प्रबल रूप से डॉट शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डॉट में सहायक है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित सर्जन, बी है अध्यापक केंद्रित सर्जन, सी है बाल केंद्रित केवल पुनरुत्थान, डी है अध्यापक केंद्र भंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य, बी है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य, सी है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, डी है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। तो ये विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन सकता है, यहाँ पर है बाधक, तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। 25वां प्रश्न है, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए है अर्थपूर्ण और संदर्भित, बी है असंदर्भित और अर्थहीन, सी है अर्थपूर्ण और असंदर्भित, डी है संदर्भित और अर्थहीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थपूर्ण और संदर्भित तरीके से अधिगम होना चाहिए। 6वां प्रश्न है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डॉट होता है। यहाँ पर समस्या समाधान के जो प्रक्रिया का पहला चरण है उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है उपयुक्त हल ढूंढना, बी है समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, सी है समस्या की पहचान करना, डी है अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या की पहचान करना पहला चरण होता है। 27वां प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं घटनाओं के बारे में जिसमें वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को ऑप्शन ए है पूरी तरह नकार देना चाहिए, गलत होगा। बी है मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, यहाँ पर है मानकीकृत पाठ्यक्रम इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, ये भी गलत होगा, यहाँ पर दोषपूर्ण और महत्वहीन है। सी सही होगा, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। 28वां प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, यहाँ पर है अनदेखा इसीलिए गलत हो जाएगा। अभिकथन बी कहता है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जबकि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, यहाँ पर है नहीं इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। 29वां प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डॉट के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा, बी है कंठस्थ स्मरण, सी है स्वतंत्र चिंतन, डी है निष्क्रिय ज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र चिंतन। प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, निष्क्रिय ज्ञान ये सब गलत होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, स्वतंत्र चिंतन। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। 30वां प्रश्न है, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए है योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर के, यहाँ पे दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है इसलिए गलत होगा। बी है कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा ना करके, इसलिए भी गलत हो जाएगा। सी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है इसलिए भी गलत होगा। ऑप्शन डी है चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अधिगम को सुसाधित चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।